हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फर्स्ट स्टेप एकेडमी चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का था, अंतःस्रावी ग्रंथियों का था। ग्रंथि और हार्मोन हम पढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड आपको मैंने बताया था कौन कौन सी ग्रंथि हम पढ़ाएंगे। आपको एक फिगर हमने बनाया था लास्ट टाइम, आप देख सकते हैं कौन कौन सी ग्रंथि हमें पढ़नी है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत। और हमने डिटेल से बताया था कि हमारे शरीर में जो मास्टर ग्लैंड होती है, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पीछे हमारी हेडिंग है पीयूष ग्रंथि, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके कार्य क्या होते हैं। और इसके दो भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्चभाग। अग्रभाग को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि हाइपोथैलेमस नामक जो मस्तिष्क का भाग होता है उसके नीचे स्थित होती है। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था डिटेल से। तो इसलिए अग्रभाग में स्थित है, इसे एडिनो कहते हैं, और पश्च भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि, अग्रभाग और पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन्स का मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन पढ़ने हमें निकलते हैं जो, और पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन हमें पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा अग्र पीयूष ग्रंथि, जिसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। इससे निकलने वाले जो जो हार्मोन है उसकी हमको चर्चा करनी है आपको यहाँ। तो आपको पता है कि हम यहाँ विज्ञान के लेक्चर कंटिन्यू ले रहे हैं। हमारा कोशिश ये है कि जो भी आपको लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसके बहुत ही जल्दी आपको आने वाले नियरेस्ट एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको प्रत्येक वीडियो के प्रोवाइड कराने का प्रयास है। और धीरे धीरे हम दूसरे विषय भी इसमें शुरू करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शुरू करते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि की बात हो रही है, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन। तो आपको मैंने पहले बताया था सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो इसी को मैंने बताया था जीएच हार्मोन के नाम से। इसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न क्या बनेगा इंपॉर्टेंट, आपको नाम से समझ में, ग्रोथ यानी होता है विकास। ग्रोथ यानी विकास, और विकास किसका? शरीर का, क्योंकि मानव शरीर की हम बात कर रहे हैं। तो शरीर के अंदर वृद्धि और विकास करने का कार्य। तो आप बताएंगे कौन सा हार्मोन? तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला यह हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास करने में सहायता प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर या अंगों का विकास, डेवलप होना, पूर्णतः पूरी तरह क्रियाशील होना, और विकास यानी उनमें कोई कमी न रह जाए। आपका हाथ है, हाथ प्रॉपर हो, उसकी संरचना प्रॉपर हो, स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, तो वो सारे कार्यों को निर्धारित करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसका दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? यह हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं, जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को करने में हेल्प करता है। यानी यही हार्मोन हमारे शरीर में पाचन के उपरांत, जब हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद जब पाचन के उपरांत जो प्रोसेस चालू होती है, उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हेल्प करता है। तीसरा इसका प्रमुख कार्य है हमारे शरीर में, सोमैटोट्रोपिक की बात हो रही, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है। इसका तीसरा प्रमुख कार्य जो हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में ऊतकों को प्रोटीन संश्लेषित, अब्जॉर्ब करने में सहायता प्रदान करता है। अब यहाँ समझना है कि ऊतक या टिश्यू की बात हो रही है, और प्रोटीन का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? वृद्धि और विकास करने का कार्य प्रोटीन का होता है। अब ये हमारे शरीर में वृद्धि और विकास हार्मोन करने वाला हार्मोन है। तो आपके शरीर को वृद्धि और विकास कौन सा खाद्य पदार्थ प्रदान करता है? पोषक तत्व, तो प्रोटीन प्रदान करता है। और ऊतक की बात हो रही, तो आपको सिंपल से समझना है, हमारे शरीर में कोशिका जो होती है, कोशिका, इसे हम बोलते हैं सेल। कोशिका से हमारे शरीर में बनते ऊतक, इन्हें हम बोलते हैं टिश्यू।
और इन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में अंगों का निर्माण होता है, ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही ऊतकों को। ऊतक को अगर प्रोटीन प्रॉपर मिलेगा तो आपके शरीर का वृद्धि और विकास एकदम अच्छे से हो सकेगा। और अगर यहीं ये हार्मोन का सेक्रेशन कम या ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जो वृद्धि और विकास की क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो आपने उसके कार्य जान लिए। अगर इस हार्मोन का अल्प स्रावण होता है हमारे शरीर में, अल्प स्रावण या सेक्रेशन इसका कम हो जाए बॉडी में, तो आपको कोई ना कोई बीमारी होगी अल्प स्रावण से। इसमें बच्चों में चाइल्ड स्टेज में तो एक रोग होता है, उसे बोलते हैं बौनापन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ड्वार्फिज्म। आपने देखा होगा बौने लोग बहुत सारे दिखते हैं। जो बौने होते हैं उनके शरीर का विकास नहीं हो पाता है, छोटे रहते हैं, अंगों का विकास नहीं हो पाता, हाथ भी छोटे रहते हैं, पैर भी छोटे रहते हैं, उनका शरीर का विकास नहीं हो पाता। तो ये बच्चों में प्रारंभिक अवस्था में बौनापन रोग उत्पन्न करने का इस हार्मोन की कमी के कारण होता है। अगर इसका अल्प स्रावण होगा हमारे शरीर में तो संबंधित व्यक्ति का शरीर का विकास नहीं होता। और वयस्कों में साइमंड्स नामक रोग होता है। साइमंड्स रोग में जो व्यक्ति होता है वह अपनी उम्र से वृद्ध दिखने लगता है, वृद्धावस्था दिखने लगती है उसकी शरीर। यानी अगर वो 25 साल का लड़का है तो आपको लगभग 50 साल 60 साल का दिखेगा। उसकी स्किन में झुर्रियाँ रहेंगी। ठीक है, अंगों का जो विकास रहेगा वो प्रभावित रहेगा, स्किन छूट रहेंगी, पेट अलग से निकला रहेगा। वो मतलब जैसे कम एज का होगा पर वो बड़ी एज का दिखाई देगा। तो अल्प स्रावण से इस हार्मोन के बच्चों में एक होती ही बीमारी बौनापन या ड्वार्फिज्म, और वयस्कों में इसी अल्प स्रावण से साइमंड्स रोग होता है। इस रोग में व्यक्ति अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़ते हैं। अब बात हुई यहाँ अल्प स्रावण से, यानी कम इस हार्मोन का सेक्रेशन आपकी बॉडी से, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला ये हार्मोन अगर कम निकलता है तो आपने रोग बता दिए कि बच्चों में कौन सा रोग है, बौनापन, और वयस्कों में साइमंड्स। अब अगर बात की जाए इस हार्मोन का अधिक स्रावण होना शुरू हो जाए आपकी बॉडी में, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेक्रेशन बॉडी में होने लगे, उससे भी हमारे साथ बीमारियाँ होंगी। तो इसके अति स्रावण से किसकी बात हो रही है, जीएच हार्मोन की बात हो रही है, सोमेटोट्रोपिक में बात कर रहे हैं हम। इसके अति स्रावण से बच्चों में एक रोग होता है, उसे कहते हैं महाकायता। इसे बोलते हैं जाइंटिज्म, जाइंट, दानव, दैत्य। यानी जो बच्चा होता है, अगर वो 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा है, तो उसके अंगों का अनियंत्रित विकास होगा। पैर एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे, लंबे लंबे पैर हो जाएंगे, हाथ एकदम लंबे लंबे हो जाएंगे। तो आप देखते हो कभी ना कभी आपके समाज में ऐसे बच्चे दिख जाते हैं कि उनकी उम्र तो कम रहती पर उसकी हाइट एकदम आसमान को छूने वाली रहती, बहुत ज़्यादा हाइटेड हो जाते हैं, अंग हाथ बहुत बड़े, पंजे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो दानव की तरह, जाइंट की तरह दिखने लगते हैं वो। ठीक है, तो महाकायता रोग हो जाता है बच्चों में अति स्रावण से इसके, और वयस्कों में होता है अग्रनिकायता रोग। इसको हम बोलते हैं एक्रोमेगैली रोग, अग्रनिकायता रोग। अग्रनिकायता रोग में जो व्यक्ति होता है, संबंधित व्यक्ति जिसको यह बीमारी हो जाती है इस हार्मोन के अधिक स्रावण से, वह व्यक्ति अपने पूर्वज जो है हमारे, अपने पूर्वज किससे माना जाता है भाई साहब, गुरीला को माना जाता है। गुरीला की भांति दिखने लगता है, यानी संबंधित व्यक्ति कैसा दिखने लगता है, गुरीला की भांति। शरीर में बाल बहुत ज़्यादा निकल आना, ठीक है, शरीर का नियंत्रित विकास होना। तो अति स्रावण से बच्चों में होता है महाकायता, जाइंटिज्म, और वयस्कों में होता है अग्रनिकायता, एक्रोमेगैली से बोला जाता है।
उस संबंधित रोग में व्यक्ति अपने पूर्वज गोरिल्ला की भांति दिखने लगता है। ठीक है, ये बात हुई आपके पहले हार्मोन, जो अग्रभाग से निकलने वाला पहला हार्मोन है। ठीक है, अग्रभाग से निकलने वाला पहला हार्मोन था आपका सोमैटोट्रोपिक, या इसे बोलते हैं जीएच हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में हेल्प करने वाला हार्मोन है। उसी से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला कार्य क्या है, अगला हार्मोन अग्रभाग से कौन सा निकलता है वो हम देखते हैं। दूसरा जो हार्मोन है मैंने आपको बताया था TSH, इसे क्या बोलते हैं, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अर्थात इस हार्मोन का जो प्रमुख कार्य है यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला यह हार्मोन किस ग्लैंड की बात हो रही है, थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है, जो गले में होती है थायराइड ग्लैंड। हार्मोन थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले कौन सा हार्मोन निकलता है इससे, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे हम थायराइड ग्लैंड जब पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, क्या क्या थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है, कैसे प्रोसेस होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रावण से कौन से रोग होते हैं, ज़्यादा स्त्रावण से या बहुस्त्रावण से, अति स्त्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं, उसकी डिटेल चर्चा हम थायराइड ग्रंथि में पढ़ेंगे। पर अभी यहाँ सिर्फ इतना जाना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन है, यह मनुष्य के शरीर में पाए जाने थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन, जो उससे थायराइड ग्रंथि से निकलने थायरॉक्सिन हार्मोन के समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि हमने पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, यह मास्टर ग्लैंड है, संपूर्ण ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा, तो हार्मोन्स को निकलने को भी कंट्रोल करेगा ये। तो यहाँ कौन से हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। आगे बढ़े, अगला हमें पढ़ना है ACTH। तीसरा जो हार्मोन था हमारा वह था ACTH। आप वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस में सारी डिटेल से बताई गई लाइन से कौन कौन से अग्रभाग से निकलते हैं, उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं हम। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अब आपके यहाँ दिख रहा होगा एड्रीनो, अर्थात पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला यह हार्मोन निकलने वाला यह हार्मोन किस ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करेगा, एड्रिनल, इसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि के संरचना में पाए जाने वाले कॉर्टेक्स और मेड्यूला, कॉर्टेक्स और मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया जो ACTH हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन, क्योंकि मास्टर ग्लैंड का काम कर रहा है, कंट्रोल करेगा ये। तो ये किस ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, अधिवृक्क ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है। इसमें दो संरचनाएं पाई जाती हैं,
इसका जो निर्माण होता है कॉर्टेक्स और मेड्यूला से होता है। इन्हीं दोनों पार्ट से इससे निकलने वाले हार्मोन स्रावित होते हैं। इन्हीं हार्मोन के समस्त कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आपका ACTH हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारा, चौथा हार्मोन है हमारा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य क्या होता है? इस हार्मोन यानी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला यह हार्मोन शरीर के यानी कहाँ से निकल रहा है आपको पता है? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है यह हार्मोन। यह जो हार्मोन है हमारे शरीर में पाई जाने वाली यानी जो अंडाशय होता है, जीव की बात हो रही है यहाँ, महिलाओं के संबंधित ये हार्मोन है। जीव शरीर या महिलाओं से संबंधित हार्मोन है। अंडाशय यानी ओवरी की बात हो रही है यहाँ। ओवरी, अंडाशय में पाई जाने वाली कौन सी संरचना होती है? गोनाडोट्रोपिक सेल। एक्चुअल में से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ही कहा जाता है। तो शरीर की संरचना यानी महिलाओं के अंदर पाई जाने वाली गोनाडोट्रोपिक सेल से ये अंडाशय की संरचना होती है, गोनाडोट्रोपिक सेल। इस सेल के थ्रू आपके शरीर में जो अंडाशय होता है, महिलाओं के शरीर में अंडाशय ओवरी पाई जाती है। गोनाडोट्रोपिक को ये हार्मोन आता है गोनाडोट्रोपिक कोशिकाओं से, एक हार्मोन को स्रावित करता है। वह हार्मोन निकलता है गैफ्रियन पुटिका, एक संरचना होती है अंडाशय में। गैफ्रियन पुटिका से एक हार्मोन को स्रावित करेगा। यह हार्मोन ये गोनाडोट्रोपिक सेल या कोशिकाओं से निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। यानी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला यह हार्मोन महिलाओं के शरीर में, यानी बात कहाँ हो रही है? महिलाओं के अंडाशय की संरचना में पाया जाने वाली जो गोनाडोट्रोपिक सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, गैफ्रियन पुटिकाएं पाई जाती हैं अंडाशय की संरचना में। इन गैफ्रियन पुटिकाओं के द्वारा एक एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन प्रेरित कर रहा है? FSH हार्मोन। कहाँ प्रेरित कर रहा है? गोनाडोट्रोपिक सेल से निकलता है। गोनाडोट्रोपिक सेल से कनेक्टेड कौन सी होती है? गैफ्रियन पुटिकाएं। ये गैफ्रियन पुटिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करती हैं, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? महिलाओं में। जब आप पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया था जो फैट वाला चैप्टर था कि क्या कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जो हार्ट अटैक होता है वह कम होता है। तो क्यों होता है? मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसका एक प्रमुख कारण मैंने आपको बताया था। यही एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। इसका पहला कार्य हो, ये मैंने आपको उसमें बताया था। पर यह हार्मोन पुरुषों में नहीं पाया जाता। इसी कारण से महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा हार्ट अटैक की संभावना होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन उनके पास नहीं होता। ठीक है, पुरुष को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। और दूसरा जिसका प्रमुख कार्य एस्ट्रोजन हार्मोन को, इसे कहते हैं स्त्री विकास हार्मोन। स्त्री विकास हार्मोन किसे कहा जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को। क्यों? क्योंकि यह महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण, यानी इसको क्या बोलेंगे द्वितीय लैंगिक लक्षणों को? सेकेंडरी सेक्सुअल कंडीशन। यानी यह महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी
उनके शरीर में जो भी शरीर का विकास होता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण, द सेकेंडरी सेक्सुअल कंडीशन जो बॉडी में बनती है, उन समस्त कंडीशन को जनरेट करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक है, तो इसे सेकेंडरी द्वितीय लैंगिक लक्षण की बात कर रहे हैं हम, स्त्री विकास हार्मोन के नाम से इसे जाना था। किसे? एस्ट्रोजन हार्मोन के नाम से। यह महिलाओं में जो सेकेंडरी कंडीशन बनती है, प्रारंभिक तो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद जब इनमें प्रजनन क्षमता आती है, शरीर में विकास होता है, इनके अंगों का विकास होता है, स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, वह समस्त क्रियाएं उत्प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और यही हार्मोन मैंने आपको बताया कि इस महिलाओं के अंदर ये किसको कंट्रोल करता है? कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। एफएसएच हार्मोन का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन है। इसका जो प्रमुख कार्य है, महिलाओं के अंडाशय में पाई जाने वाली गैफ्रियन पुटिकाएँ जो होती हैं, महिलाओं के ओवरी में पाई जाने वाली जो गैफ्रियन पुटिकाओं की संरचना होती है, उन गैफ्रियन संरचनाओं पुटिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन को स्त्रावण को प्रेरित करना। एक उम्र के बाद यह एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रारंभ करता है, उत्प्रेरित करता है, स्त्रावित करता है, ताकि महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कंडीशन बन सके, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास हो सके। मेन इसका काम यही है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि महिला विकास हार्मोन या स्त्री विकास हार्मोन के नाम से किसे जाना था? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। स्त्रियों के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण को प्रकट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। महिलाओं के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है? उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? गैफ्रियन संरचनाओं से, गैफ्रियन पुटिकाओं से। ठीक है, गैफ्रियन ट्यूब होती है, उससे निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है हमारा 5वां हार्मोन है एलएच हार्मोन। इसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में मैंने बताया, 5वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसे बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसे कहा जाता है। इस हार्मोन का कार्य पुरुष और महिलाएं दोनों में होता है। यह भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है, अग्रभाग से निकलता है हार्मोन ये। और पुरुषों के शरीर में, ठीक है, पुरुषों के शरीर में पाई जाने वाली जो वृषण टेस्टिस से बोलते हैं, वृषण कोशिकाओं में पुरुषों की वृषण कोशिकाओं से, जो वृषण हमारा शरीर का अंग होता है, इससे ये यहाँ पाई जाती है लेडिंग सेल, लेडिंग कोशिका के माध्यम से। यानी बात हो रही है किसकी? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह पुरुषों के जो वृषण होता है, वृषण अंग या उनकी कोशिकाओं से पाई जाने वाली लेडिंग कोशिकाएं होती हैं वृषण में, उन लेडिंग कोशिकाओं से एक हार्मोन के स्रावित को प्रेरित करता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात हो रही है। यह पुरुषों के वृषण अंग की कोशिकाओं से पाई जाने वाली लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेडिंग सेल पाई जाती हैं, उनसे एक हार्मोन को प्रेरित करता है। किसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि महिला विकास या स्त्री विकास हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? एस्ट्रोजन को जाना जाता है। तो यहाँ बात हो रही है टेस्टोस्टेरोन, किसे? पुरुष विकास हार्मोन। अर्थात यहाँ क्या होगा? पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कंडीशन जो पुरुषों में बनती है, ठीक है, तो शरीर में सेकेंडरी कंडीशन एक एज के बाद निर्मित करने का कार्य कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपकी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लगता है, जो कि आपको पुरुष विकास हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दाढ़ी निकलना आपके शरीर में, ठीक है, पिता बनने की कंडीशन जो आपके शरीर में आती है, क्षमता आती है, वह कौन निर्मित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षण की बात हो रही है, सेकेंडरी सेक्सुअल कंडीशन। अब बात हो रही है एलएच हार्मोन। ये तो हो गई पुरुषों की बात। अब यही हार्मोन
महिलाओं के अंडाशय में, अंडाशय यानी ओवरी की बात हो रही है यहाँ, ओवरी, अंडाशय में पाई जाने वाली एक संरचना होती है, उसका नाम है ल्यूटियम कार्पस। यह महिलाओं के अंडाशय में पाई जाती है और यह हार्मोन, बात हो रही है एलएच की। तो यह महिलाओं के अंडाशय में पाई जाने वाली ल्यूटियम कार्पस नामक संरचना से एक हार्मोन को प्रेरित करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अभी आपने आगे जो देखा था, पिछले जो अभी हमने पढ़ा चौथा, वहाँ कौन सा हार्मोन निकल रहा था? एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से। और यहाँ जो एलएच हार्मोन है, यह ल्यूटियम कार्पस अंडाशय के अंदर पाई जाने संरचना से क्या निकल रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्य क्या करता है? यह हार्मोन महिलाओं में गर्भधारण की क्षमता प्रदान करता है। यानी गर्भधारण की जो कंडीशन होती है, यही हार्मोन निर्धारित करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण, अंगों का विकास, लक्षणों का विकास कौन करता है? एस्ट्रोजन। पर जब जो गर्भधारण होगा, गर्भावस्था कंडीशन बनेगी, वह कौन बनाएगा आपके शरीर में? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो गर्भधारण की क्षमता प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, यानी ये क्या बनाता है आपके शरीर में? प्रेगनेंसी कंडीशन आपकी बॉडी में जनरेट करता है। प्रेगनेंसी की जो स्टेज होती है, प्रोजेस्टेरॉन प्रदान करता है। और प्रेगनेंसी की जो पहले की कंडीशन होती है, आपके शरीर में विकास होता है महिलाओं के शरीर में, अंगों का विकास, वह कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आपको मैंने बता दिया। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन निकालता है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन कौन निकालता है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिक डिफरेंस समझना है तो समझते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? यह पुरुषों के वृषण में पाए जाने वाली लेडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुरुष विकास हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है, उसी प्रकार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों प्रदान करता है। ठीक है, फिर हमने जाना महिलाओं के अंडाशय में पाई जाने वाली ल्यूटियम कार्पस नामक संरचना से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। संरचना याद रखना, ल्यूटियम कार्पस नाम है। और इसी हार्मोन को, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को, प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भधारण क्षमता वाला हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हार्मोन है हमारा, छठवां हमको पढ़ना है, MCSH या इसे MSH कहा जाता है। ठीक है, मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका नाम मैंने आपको बताया था, मेलानोसाइट स्टी यानी मिलानो की बात हो रही है। मिलानो आपको दिख रहा है, मिलानो एक वर्ड दिख रहा है। तो यह जो हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला यह हार्मोन, पहला इसका जो प्रमुख कार्य है, पुरुषों के शरीर या जीवों के शरीर, जंतुओं के शरीर की बात हो, समस्त शरीरों में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की संरचना में जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा में पाई जाने वाली मेलानिन कणिकाएं पाई जाती हैं त्वचा में। नाम दिख रहा हो आपको, यहाँ क्या है? मिलानो नाम है। ठीक है, मिलानो नाम होने के कारण मिलानिन कणिकाएं जो होती हैं, ठीक है, मिलानिन कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं आपके शरीर में? त्वचा में। मिलानिन कणिकाओं से ये जो कणिका हैं,
त्वचा में पाई जाती हैं और यही कणिकाएं, मेलानिन नामक कणिकाएं, मेलानोसाइट हार्मोन के कारण ही इन्हीं कणिकाओं के द्वारा त्वचा का रंग का निर्धारण होता है। ठीक है, ये जो मेलानोसाइट हार्मोन है, आपको दिख रहा मेलानो, इधर जो वर्ड है मेलानिन की बात हो रही है। मेलानोसाइट हार्मोन त्वचा में पाई जाने वाली मेलानिन कणिकाओं के कार्यों को नियंत्रित करता है और यही मेलानिन कणिकाओं के द्वारा समस्त मनुष्य के शरीर की त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। अर्थात जब आपके शरीर में या किसी संबंधित व्यक्ति के शरीर में मेलानोसाइट हार्मोन का स्त्रावण अधिक होगा तो क्वेश्चन आता है, क्या त्वचा का रंग ज़्यादा डार्क होगा या त्वचा का रंग फेयर होगा, ठीक है, रंग गाढ़ा होगा या धुंधला होगा। तो आपको बताना, जहाँ मेलानोसाइट हार्मोन का स्त्रावण शरीर में ज़्यादा होता है तो संबंधित व्यक्ति या जंतु जीव का त्वचा का रंग गहरा होता है, यानी वह और गाढ़ा होता जाएगा, और जहाँ इस हार्मोन का स्त्रावण कम होता है उसकी त्वचा का रंग कम होता चला जाएगा, यानी कम गाढ़ा होगा। यह वातावरण के आधार पर भी आधारित होता है, वातावरण कंडीशन के आधार पर भी निर्धारित होता है यह हार्मोन। ठीक है, तो इसका आपका कार्य क्या बताया, त्वचा के रंग का निर्धारण करने का कार्य कौन से करता है, मेलानोसाइट हार्मोन। किसकी सहायता से करता है, मेलानिन कणिका। मेलानिन कणिका पाई कहाँ जाती है, शरीर की त्वचा में। ठीक है, इसका अगला प्रमुख कार्य है सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य की पैराबैंगनी किरणें, ऐसे बोलते हैं हम अल्ट्रावायलेट वे जो बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे आती है, सूर्य की पैराबैंगनी किरणें जो त्वचा में पड़ती हैं, पैराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से शरीर, या इसे हम बोलें त्वचा की सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। कौन करता है, यही मेलानोसाइट हार्मोन। ठीक है, ये त्वचा से संबंधित हार्मोन है, तो इसलिए हमारी सूर्य की जो किरणें हैं हमारी त्वचा में पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, इसकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसको दिया गया, मेलानोसाइट हार्मोन। ठीक है, अगला है इसमें, जब आपके शरीर में यह मेलानोसाइट हार्मोन अनियंत्रित हो जाता है, हार्मोन का स्त्रावण होता है, तो संबंधित व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, उनके शरीर में यानी त्वचा में कील, मुहासे, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ इत्यादि भी त्वचा संबंधित रोग उनको होते हैं। ठीक है, ये त्वचा संबंधित कंडीशन उनके बॉडी में बनने लगती है, कील आने लगते हैं, मुहासे आने लगते हैं, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ आदि कंडीशन इसी हार्मोन के अनियंत्रित स्त्रावण से होती हैं। ये हार्मोन अगर सही ढंग से प्रॉपर बॉडी सेक्रेट नहीं हो रहा है तो बहुत सारी कंडीशन बनती है और त्वचा को प्रभावित करती है, क्योंकि ये त्वचा में पाई जाती है कौन सी कणिका है, मेलानिन, और ये त्वचा से संबंधित हार्मोन है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं सातवां, यानी अग्रभाग से निकलने वाले 7 ही हार्मोन होते हैं और 7वां हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन की चर्चा कर रहे हैं। 7वां हार्मोन है हमारा, जिसको हम बोलते हैं पीएच हार्मोन, इसी को बोला जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन के जो प्रमुख कार्य हैं, समस्त जीवों में स्तन ग्रंथियों, समस्त जीवों में पाई जाने वाले स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण की क्रिया को बढ़ाता है। जैसे कोई भी जीव है जो गर्भावस्था धारण कर चुका है, उसके बाद अगर गर्भावस्था प्राप्त करने के बाद, गर्भधारण प्राप्त करने के बाद उसकी संतान की उत्पत्ति होती है, तो उनकी स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण की क्रिया, जो कि उसके बच्चे से संबंधित होगी, जो उसके लिए आवश्यक है, दूध निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये आपके शरीर में दूध निर्माण की क्रिया प्रेरित करता है।
ठीक है, दूध निर्माण को। और अगर दूध स्त्रावण की बात है तो अभी हम आगे पढ़ने वाले ऑक्सीटोसिन, पहले भी चर्चा कर चुका हूँ ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये दूध निर्माण करता है, पर वो स्रावित करने का कार्य, सेक्रेट करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का यही कार्य है, स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण क्रिया को प्रेरित करता है। अब हम पढ़ेंगे पश्च भाग से निकलने वाले, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन। इसे हम बोलते हैं न्यूरो ठीक है। पश्च पीयूष ग्रंथि यानी पश्च पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन मैंने बताए थे आपको। पहला हार्मोन था आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह हार्मोन पीयूष के पश्च भाग से निकलता है, पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन है पहला। ठीक है, आपसे पूछा था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पश्च भाग से निकलने वाला कौन सा हार्मोन है, तो आपको बताना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला प्रश्न से बनेगा आपसे, अभी आपको मैंने बताया यह स्तन ग्रंथियों में, जीवों की स्तन ग्रंथियों में दूध निकालना या स्त्रावित करने का कार्य करता है। वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से बनाए गए इस हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग जानवरों में दूध निकालने और फलों और सब्जियों को पकाने में किया जा रहा है। यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी से रिलेटेड। तो आपको मैंने बताया प्रोलैक्टिन हार्मोन जो पश्च भाग का निकलने वाला अंतिम हार्मोन था, वह क्या कर रहा था? दूध को निर्माण करने को बढ़ाता था, आपके शरीर में दूध निर्माण की कंडीशन को बढ़ाता था। और ये क्या कर रहा है? दूध निकालने की या दूध सेक्रेट करने, मिल्क सेक्रेशन की क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, जीवों में। अब इसी हार्मोन को जो आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया, इस हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग कृत्रिम रूप से, आप देखते हो गाय भैंसों जानवरों को देखा हो गाँव वगैरह में, अतिरिक्त दूध निकालने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ताकि उनके बॉडी में जितना भी मिल्क बना हुआ है वो पूरा बॉडी सेक्रेट करके बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए। ठीक है। और कृत्रिम रूप से जो फल सब्जियां आप मार्केट में देखते हो, कृत्रिम रूप से जो फल आते हैं, पके हुए आते हैं, कम समय में उसको पका दिया जाता है, वो कैंसर का कारण बनती हैं ऐसी कंडीशनें। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन का प्रयोग काफ़ी जगह किया जाता है। इसका अगला प्रमुख कार्य है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, यह महिलाओं में जो गर्भधारक की कंडीशन होती है, ये लेबर ऑफ पेन, यानी गर्भधारक की स्थिति में जब गर्भावस्था के दौरान जब डिलीवरी होती है, उस कंडीशन में जो लेबर ऑफ पेन होता है, दर्द होता है, यह गर्भधारक कोशिकाओं में उसको संकुचित करता है। यानी उसमें गर्भधारक की जो कोशिकाएं होती हैं, जो गर्भावस्था की कोशिका होती है, उसको संकुचित करता है और उसमें एक तरलता प्रदान करता है, चिकनाहट प्रदान करता है। अगर इस हार्मोन का स्त्रावण आपकी बॉडी में, संबंधित व्यक्ति की बॉडी में कम होता है तो लेबर ऑफ पेन कम होता है, और लेबर ऑफ पेन अगर कम होगा तो जो संबंधित गर्भावस्था के दौरान जो स्थिति बन रही है, जो शिशु शरीर से बाहर निकल रहा है, उसको निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो यह हार्मोन आपको जो गर्भावस्था के दौरान जो दर्द पीड़ा होती है, यह हार्मोन उसको प्रेरित करता है। अगर आपके शरीर में पीड़ा कंडीशन के भाव नहीं बनते हैं तो आपको सीजर वगैरह की जो कंडीशन बनती है, ऑपरेशन करके शिशु को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो ये गर्भधारक की स्थिति में लेबर ऑफ पेन निर्माण करने में सहायक होता है।
ठीक है, तो आपको समझ में आया ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन है। पहला, स्तन ग्रंथियों से दूध निकालना, स्रावित करने की क्रिया को प्रेरित करता है। वर्तमान समय में इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन कृत्रिम इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? जानवरों में अतिरिक्त दूध निकालना, फल और सब्जियों को पकाने के लिए। अगला, महिलाओं में जो गर्भधारण की स्थिति बनती है, लेबर ऑफ पेन होता है, ठीक है, लेबर ऑफ पेन होने की कंडीशन को कौन निर्मित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर लेबर ऑफ पेन सही ढंग से होता है बॉडी में और इस हार्मोन का सेक्रेशन प्रॉपर रूप से होता है तो शिशु को कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसको जरूर लिखना है अपने को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे लविंग हार्मोन या प्यार बढ़ाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह माता पिता में बच्चों के प्रति और बच्चों में माता पिता के प्रति जो स्नेह या प्यार होता है यह निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? लविंग हार्मोन। यानी माता पिता में जो बच्चों के प्रति लगाव होता है और बच्चों में जो अपने माता पिता के लेकर जो लगाव होता है, यह हार्मोन अपोजिट सेक्स के लिए यानी महिला और पुरुष से संबंध में भी काम आता है और आपके शरीर में जो स्नेह भाव, लगाव भाव का या अट्रैक्शन भाव कंडीशन उत्पन्न करता है, यही हार्मोन करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो लविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है क्योंकि माता पिता में बच्चों के प्रति, बच्चों में माता पिता के प्रति प्यार प्रदान करने का कार्य यही करता है। तो 3 इसके जो प्रमुख कार्य वो आपको मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। पश्च भाग से, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलने वाला लास्ट हार्मोन है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसे बोलते हैं ADH हार्मोन भी। इसका फुल फॉर्म है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक की बात हो रही है कि ड्यूरेटिक जो पदार्थ होते हैं, ड्यूरेटिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, शराब या मादक पदार्थ, ठीक है, एंटी, ये ड्यूरेटिक पदार्थ हैं। इनकी कंडीशन या इनके अपोजिट से आपके शरीर की रक्षा प्रदान करता है। कौन? ड्यूरेटिक है और एंटी है ये हार्मोन। आपके बॉडी में इन सब चीज़ें, कॉफ़ी, शराब, चाय का आपका सब सेवन करते हो तो आपके शरीर में बहुत अपोजिट कंडीशन बनती है जो आपके लिए हार्मफुल होती हैं। उन हार्मफुल कंडीशन को बचाने का कार्य कौन करता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसका जो प्रमुख कार्य है, तो आपने बताया कहाँ से निकलता है ये हार्मोन? ये पश्च भाग से निकलता है, पीयूष के पृष्ठ भाग से निकलने वाला हार्मोन है। इसका जो प्रमुख कार्य है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वृक्क होता है, वृक्क, किडनी। किडनी का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? रक्त की सफाई करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, रक्त की सफाई करने का कार्य करता है। तो वृक्क की, जब ये शरीर में पाया जाने जो वृक्क होता है, किडनी में वृक्क कोशिकाओं में जल धारण या अवशोषण, अब्जॉर्प्शन क्रिया को बढ़ाता है। यानी आपको पता है जब हमारे शरीर में जो ब्लड होता है फंक्शनेट होने के बाद किडनी में पहुंचता है, किडनी में नेफ्रॉन पाई जाती है, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, नेफ्रॉन के थ्रू इसका सफाई होती है। तो नेफ्रॉन से आप देखते हो कि जो वेस्ट पार्ट है आपका, यूरिया जो आपके बॉडी में बना हुआ है, नाइट्रोजन के थ्रू अमोनिया बना, अमोनिया से यूरिया बना, तो यूरिया को आपके शरीर से बाहर निकालने के लिए जल जो होता है पानी में, जो अवशिष्ट जल होता है वाटर, उस वाटर को शरीर में अवशोषित करता है और जो प्योर करने के बाद ब्लड को आपके शरीर में छोड़ देता है वो। तो जो अशुद्ध भाग है जल का, अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? वृक्क। तो इस अवशोषण की क्रिया जो होती है न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन बोल रहा हूँ सॉरी, जो नेफ्रॉन होता है, वृक्क नलिकाएं होती हैं
अवशोषित करती हैं रक्त को, और अशुद्ध रक्त जो होता है उसको साफ करके आपके बॉडी में शुद्ध रख देती हैं। बाकी जो अशुद्ध पार्ट होता है, यूरिया वगैरह जो भी उसमें सल्फर वगैरह जो होता है और वाटर वगैरह जो वेस्ट होता है, वो शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। तो यह कार्य करने का कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन। यानी आपके शरीर में मूत्र की सांद्रता, ठीक है, बढ़ाने का कार्य कौन करता है? और जल जो होता है हमारे शरीर में एक्सक्रीट होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है मूत्र के माध्यम से। तो जल अवशोषण की जो क्रियाएं हैं, रक्त की सफाई की क्रियाओं में हेल्प कौन करता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। पर अगर आप जब ड्यूरेटिक पदार्थों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो आपके बॉडी में, चाय कॉफ़ी शराब वगैरह बहुत ज़्यादा पीने लगते हो, तो आपके शरीर में यह हार्मोन प्रभावित होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। एक लिमिट तक यह हार्मोन आपकी बॉडी में कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट होने लगा, एक्सक्रीट होने लगा आपकी बॉडी से, ठीक है, तो आपका काम बढ़िया चलता रहता है। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि इस हार्मोन का स्रावण कम हो जाए आपके शरीर में और आप इन सब पदार्थों का सेवन लगातार कर रहे हो, तो ये ड्यूरेटिक पदार्थ आपके लिए हानिकारक है। तो आपके प्रभावित क्या हो जाएगा? वृक्क की कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाएगी। तो जैसे इस हार्मोन का अल्प स्रावण होता है, अल्प जो इसका सेक्रेशन होगा कम होने लगता है आपके शरीर में, तो वृक्क नलिकाओं से मूत्र के द्वारा जो हमारे रक्त में ग्लूकोज होता है, ब्लड में, क्योंकि ब्लड की सफाई हो रही है, अब यहाँ बॉडी प्रॉपर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करने के कारण पूरी कंडीशन नहीं बन पा रही। तो रक्त में जो मूत्र के द्वारा जो रक्त में पाया जाने वाला ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है शरीर से। अब आपका जो ग्लूकोज है, जो आपकी एनर्जी है, जो ब्लड में मिली हुई है, वह शरीर से बाहर निकलने लगती है। ग्लूकोज शरीर से बाहर निकलने लगता है, तो इस कंडीशन को आप बोलते हो क्या? बहुमूत्रता मधुमेह। बहुमूत्रता मधुमेह को आप क्या बोलोगे? शुगर डायबिटिस इंसिपिडस। एक डायबिटिस आपको मैंने बताई थी, कब? पैनक्रियाज में बीटा कोशिका जब प्रभावित होती हैं तो आपका जो ग्लूकोज होता है, आपका ग्लूकोज रक्त में ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, फ्लो ज़्यादा होने लगता है, कंट्रोल नहीं होता, और यहाँ जो है ग्लूकोज आपके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगा, क्योंकि प्रभावित क्या हो गया? वैसोप्रेसिन हार्मोन और ड्यूरेटिक क्रियाओं के कारण, पदार्थों के सेवन कारण आपके जो वृक्क में जल अवशोषण की शक्ति है वह प्रभावित होती है, और वह अवशोषण के दौरान वह ग्लूकोज को भी शरीर से बाहर निकालने लगता है। तो इस कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो प्रकार की हैं, एक मेलिटस और इंसिपिडस, दोनों मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो बहुमूत्रता प्रकार का मधुमेह में कौन सा हार्मोन प्रभावित हो जाता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।